जब मैं चंदन के जैसे 30,000 रुपए कमाऊंगा तो बच्चों को ये सब कपड़े जूते इन सब की कोई कमी महसूस नहीं होगी ना। मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कुछ देखा जाए। अब एक नई फिल्म आई है और वो रिलीज़ भी हुई है। उस फिल्म का नाम है तिकड़म। तिकड़म किस तरीके का भिड़ा रही है फिल्म और मन कैसे लोगों का लग रहा है वो फिल्म देखने में, आपको ये ज़रूर बता दूं कि जब मैंने देखी तो एक ऐसा पहलू देखने को मिला सिनेमा में जो कि बहुत विलुप्त होता जा रहा है। इस तरीके की फिल्में, इतने सेंसिटिव इश्यूज़ को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ फिल्म आप बनाएं, एक बाप का रिश्ता आप दिखाएं उसके बच्चों के साथ, सिचुएशनल कॉमेडी किस तरीके से दिखाएं और वो बहुत ग्रिपिंग रहे और मन को भा जाए। तिकड़म कुछ वैसी फिल्म है और मुख्य किरदार में हैं अमित सियाल साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत। अब तक आपने इनको पुलिस वाले की भूमिका में देखा है, आपने सियाल साहब को पॉलिटिशियन की भूमिका में देखा है, लेकिन एक बाप की भूमिका में, और मैं तो यूं कहूँगा कि एक थोड़े से परेशान और मजबूर बाप लेकिन अंत में विजयी बाप की भूमिका में हम पहली बार देख रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत अमित जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत खुशी है मुझे यहाँ पे आके। सावियो शिनॉय जी भी हैं प्रोड्यूसर इस फिल्म के। मैं तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे इश्यूज़ को हमेशा बड़ा अनकन्वेंशनल माना जाता है, चाहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी हो। लोग कहते हैं यार कौन पैसा लगाए, कुछ मसाला वसाला दिखाओ, ये सब क्या है। तो ऐसे में आपको क्यों सूझी कि आप इस तरीके की फिल्म बनाएं, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। पहले बार जब विवेक ने आके स्टोरी नरेट की तो आंसू आ गए थे आंखों में। तो उसी पे बोल दिया कि आप ये 70% डिलीवर करोगे तो बन गई ये फिल्म हमारी। बस पहले बार सुनते ही कितनी करी डिलीवर? मुझे लग रहा है 70 ज़्यादा कर दिए सर। जिस तरीके के व्यूज़ आ रहे हैं और मतलब रिमार्क्स आ रहे हैं, मतलब इतना प्राउड हूँ कि ये बोल के कि ये मैंने प्रोड्यूस की है ये फिल्म, कि आई मीन इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट। मतलब ये वापस कभी मिले ना मिले पता नहीं। बहुत खूब। विवेक आंचलिया जी, आप डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। क्या आपके लिए ये आप मानेंगे कि सबसे अनोखा प्रोजेक्ट था? आपका माइक लगा हुआ है। जी ओके। अनोखा अनोखा भी है, बहुत ख़ास भी है, बहुत क्योंकि मेरी पहली फिल्म है एज ए डायरेक्टर। तो वो हमेशा आपके लिए पहले प्यार की तरह होती है, पहले बच्चे की तरह होती है। तो वो वाली सारी फीलिंग्स हैं। और अब फिर भी डर भी होता है आपको कि आप पहली बना रहे हैं, आपको चाहे अच्छी लग रही हो, आपके दोस्तों को अच्छी लग रही हो, दुनिया को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, वो एक हमेशा बड़ा डर होता है। लेकिन पिछले 2 दिन में वो डर धीरे 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 ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरह से फिल्म रिसीव हो रही है, तो वो बहुत हार्ट वार्मिंग है हमारे लिए। और मतलब इससे ज़्यादा क्या एक आदमी पहली फिल्म से एक्सपेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। अमित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपके लिए आपकी एक्टिंग के स्टाइल में एक पिवट था, एक बदलाव था, क्योंकि अब तक आपकी एक छवि बन चुकी है कि या तो ये पुलिस वाले हैं या फिर ये नेता हैं जो महारानी में थे। तो ऐसे में एक बाप का किरदार, और वो भी एक बहुत ही मजबूर बाप। मुझे याद है हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे। आपको क्यों महसूस हुआ कि आपको ये एस्पेक्ट भी अपने लाइफ का दिखाना है कि कहीं लोग बस ऐसे ना समझने लगें कि अमित सियाल को एक ही टाइप की चीज़ करनी आती है? आई थिंक आपने अपने क्वेश्चन में ही ना आंसर दे दिया है मेरा। कि एग्जैक्टली यही फीलिंग थी कि एक तो क्या है ना कि वो इतना इंटेंस कर करके वो अंदर से ऐसा लगता है कि जल रहा है, कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो इंग्लिश में बोलते हैं बर्नट आउट टाइप का फीलिंग। तो वो तो महसूस होने लग गया था। प्लस मुझे ऐसा लग रहा था कि सच बताऊं तो ऐसा लगता है कि यार मैं यही कर सकता हूँ क्या, और मुझे अंदर से पता है कि नहीं यार, मेरे अंदर और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ ऑडियंसेस को। तो मैं एक्चुअली कॉन्शियसली एफर्ट कर रहा था कि किसी भी तरह से ये तोड़ा जाए। ये जिस प्रिज्म में फंस गया हूँ मैं, स्टेरियोटिपिकल मामला हो रहा है थोड़ा सा। और
एज लक वुड हैव इट डेस्टिनी है सर, मतलब आपको अप्रोच किया चलिया जी ने या इन्होंने मेरी मैनेजर को भेजा था, एक पिच डेक भेजा था, वो एक पिच डेक वो निकाल लो आप यार, मैं निकाल आपने भेजा था वो है मेरे पास सर। वो जैसे आप तो जानते हैं वो पिच डेक्स कैसे होते हैं फिल्मों के ना, वो बहुत ही टेक्निकल होते हैं, उसमें एक्टरों की फ़ोटोज़ होती हैं, फिर वो कैरेक्टर स्केच होता है, फिर वो मूड बोर्ड होता है, फिर फील ऑफ द फिल्म, लुक ऑफ द फिल्म, फिर वो सबके लिए कि डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, क्या है क्या, मतलब उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बट इन्होंने एकदम जैसी फिल्म है ना, सादी सरल एंटरटेनिंग, एग्जैक्टली वैसा ही फील था पिच डेक में। तो इन्होंने कुछ तो कार्टून्स कैरिकेचर टाइप का, एक बाप का, बच्चों का, माँ बाप का, उनके बारे में 3-4 बातें, 4-5 लाइनें, है ना, तो मैं कहा ये कमाल है यार, ये ऐसा कोई भेजता नहीं है। It actually felt as if it was something special coming my way. उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था इस किरदार में, इस स्टोरी में। I think इन्होंने, जहाँ तक मुझे पता है, ये 2007 से इन्वेस्टमेंट चल रहा है। अच्छा जी, ये कहानी 2007 में मेरे एक दोस्त है अनिमेश, हम एक चैनल में काम करते थे, तो वो मेरे पास बैठा करते थे, और ये मुझे हमेशा लगता था कि ये जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन है हमारे पास ये लोग जो अपने बच्चों से साल भर में मिलते हैं, कि 2 साल में देखा, फिर 3 में देखा, फिर 4 में देखा, तो मुझे ये हमेशा ज़िंदगी में अजीब लगता था। और जब उन्होंने ये कहानी बताई कि एक बाप है जिसको 2 बच्चे रोकने की कोशिश कर रहे हैं शहर जाने से, तो वो एक इमीडिएट कनेक्ट जो होता है कि आप जीवन में जिस चीज़ को फील करते हो वही कहानी के, तो उस वक्त फिर हम कई साल तक कभी उसने लिखा, कभी मैंने लिखा, कभी क्या कहते हैं वो बना रहा था, कभी मैं बना रहा था। फिर 2018 में पंकज और मैं हमने बैठ के उसका स्क्रीन पे डायलॉग किया, और फिर हमारी किस्मत अच्छी थी कि अमित ने हाँ बोल दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो कि एक्चुअली बहुत सारी चीजें हुई। फिर जियो स्टूडियोज आ गए इसके अंदर, एक हार्दिक गज्जर है हमारे, वो इनके साथ को प्रोड्यूसर हैं, वो भी आ गए, तो ये करते करते मतलब बन गई फिल्म किसी तरह से। बच्चों की एक्टिंग जी इस सीरीज में इतनी शानदार है, माफ कीजिएगा, इस फिल्म में, ओटीटी के जमाने में सीरीज ही निकलता है, तो इस फिल्म में बच्चों की एक्टिंग, उन बच्चों को उस तरीके से एक्टिंग आपने करवाई या वो बड़ा नेचुरली वो कर रहे थे? देखिए काफ़ी कुछ तो नेचुरल है, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा उनका। दिव्यांश करके एक एक्टर है, वो तो मुझे लगता है इस देश का सबसे अच्छा चाइल्ड एक्टर है, तो वो तो पहले ही कास्ट हो चुका था, अभी चाइल्ड एक्टर नहीं रहा, हाँ जो भी, तो वो तो पहले ही कास्ट हो चुका था। जैसे अमित दिमाग में थे वैसे वो भी दिमाग में था। बाकी 2 बच्चे फिगर आउट करने थे कि उनकी बराबर उम्र का लगेगा नहीं लगेगा, और तो जब बाकी 2 बच्चे तो चीनी जो है, जो सबसे छोटी है, उसके लिए वो एक्टिंग है ही नहीं, उसको तो वो जो बता रहे हैं वो कर रही है, और उसके आपने भाषा भी सुनी होगी, वो अलग बोलती है, तो वो उसके साथ कई बार होता था कि मैं बोलता था, फिर वो उस तरीके से रिपीट कर देती थी कई बार। और उसका जैसे वो एक रोने वाला सीन है जो वो बाप को जाने से रोक रही है, वो तो सर नेचुरल, वो एक बार उसने रोना चालू किया, गले, उसके बाद तो ये जो डायरेक्शन है कि ये गले लगेंगे, ये रोएंगे, तो सब इन लोगों ने किया है, सब इम्प्रोवाइजेशन हो गया, काफी कुछ। काफी सियाल साहब, मैं आपसे ये चीज़ ऐड करूँगा वो बच्ची के लिए। वो जब सीन हो रहा था तो इन्होंने मेरे कान में कुछ बोला, उसके कान में कुछ बोला जाके, और यही बोला कि मेरे कान में बोला कि वो जो भी करेगी आप प्ले करना उसके साथ ना। उसको जाके बोला कि पापा अलमारी से कपड़े निकाल लेंगे, तुम वापस रखना। बस इतना ही बोला इसने। उसके बाद मुझे तो समझ ही नहीं है कि क्या हो गया हम दोनों के बीच में, क्योंकि एक्चुअली सर वो इतना टाइम रहे ना हम लोग साथ में वहाँ पे 30-35 दिन, तो वो बच्चे ही बन गए वो मेरे, और बहुत समय के बाद मैंने भी एक ऐसा कुछ काम किया जहाँ पे जाके बस गया गांव में, तो गांव का फील ही जो है ना उसने बना ही दिया हम लोगों को। और मैजिक जो हुआ था वो जब मेरे आंसू पोंछती है, मुझे लगा इन्होंने कुछ जाके बोला हुआ उसको, खुद ही कर रही थी यार वो। सर वो बहुत रियल हो गया था मूवमेंट, एक्चुअली इतना रियल हो गया था। उसके बाद हमें 45 मिनट ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि सेट पे सब रो रहे थे, सेट पे सब रोने लग गए। ऐसे कोई नहीं था जिसने रोया नहीं वो सेट पे, मतलब पेरेंट्स, गांव वाले जो भी थे वहाँ पर, क्रू, लाइट क्रू, सब, क्योंकि हम लोग वहाँ पे इतने दिन रहे थे कि सबको अपनी फैमिली याद आ गई, सब रो रहे थे वहाँ पर। फिर लोगों ने फिर अपने घरों में फ़ोन करना शुरू कर दिया अपने माँ बाप को, तो फिर हमने कहा थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। और वो बड़ा कमाल का दिन था, और मैं उस दिन को पुश कर रहा था, क्योंकि बच्ची है 6 साल की, अगर वो नहीं रोई तो क्या होगा, तो ये सीन के अलावा कुछ और करना पड़ेगा। तो आखिरी के कुछ 5-6 दिन बचे थे उस वक्त जब ये शूट हुआ।
और सर इनका भी रोना नहीं रुक, किसी का रोना नहीं रुक रहा था उस दिन। बाप रे बाप रे। एक्चुअली चक्कर क्या था ना, मैं इस चिंता में था कि यार अब एक कट से तो बनेगी नहीं बात, तो इसमें तो ये एंगल वो एंगल क्लोजअप फलाना ढिमकाना जैसे फिल्म बनती है। मैं कहा यार एक पहली बार तो रो दिए, बार बार कैसे करेंगे यार। लेकिन वो होता ही गया यार, पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ मैजिक हो रहा था, वो तो फ्लड गेट्स ओपन, अजीब सा हो गया था उस दिन कुछ। मुझे ये बताइए सियाल साहब, और ये सवाल मैं जब से फिल्म देखी तब से मैं चाह रहा था कि मैं आपसे पूछूं और फिर मैं आप दोनों से भी पूछूंगा। आपको लगता है कि ये समवेयर दिस मूवी विल स्ट्राइक अ कॉर्ड विद द फादर्स? बच्चे तो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन जो पिता हैं उनसे जो एक पिता जानता है कि वो आदर्श पिता बनने का जो आदर्श एनवायरनमेंट है उसको कभी अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी जो चेष्टा करते रहे उस आदर्श परिस्थिति को बनाने की, उसी को पिता कहते हैं। और आपको लग रहा था कि वो भूमिका आपने निभाई। ये मेरे थॉट्स से फिल्म देखने के मैं इसमें ये विवेक आई थिंक हमेशा बात करना भूल जाता है, लेकिन इसने जब मुझे फिल्म नरेट करी थी, इसने ये फिल्म बनाई ही उस पर्सपेक्टिव से। और एक दो जगह आपने बोला भी हुआ है कि क्या है कि माँ और बेटे में और इस तरीके की फिल्में बहुत बन चुकी हैं, यू नो, माँ का सैक्रिफाइस, पिता का सैक्रिफाइस कोई नहीं दिखाता है, यू नो। तो आई थिंक बहुत क्लेवरली इसने जो है उसको, मेरे कैरेक्टर को विडोवर बनाया, यू नो, ताकि वो वाला तो मामला ही खत्म हो जाए बीच में से। वो मुझे लगता है मेरी सारी फिल्मों में, राजमा चावल में भी कि वहाँ जाना ही नहीं चाहिए मुझे ना, इधर ही रहता हूँ, वो है ही नहीं। एक दो बार बातें करवा दूंगा फोटो से। वो भी बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं। नहीं, बट यू हैड अ डोमिनेटिंग मदर, एक उस तरीके का मैटरनल कैरेक्टर था दादी का। जी। बट आई थिंक ये विवेक का कॉन्शियस एफर्ट था, यू नो, इस तरीके का पोर्ट्रेल करना। और ही वांटेड टू फोकस ऑन यू नो द डैड साइड, द वर्ल्ड ऑन द डैड साइड, फादर साइड। आपको लगता है बहुत कम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या बहुत कम कहानियां ऐसी होती हैं जो कि एक पिता के मन में क्या चल रहा है उससे उसको बताती हैं? सर उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पिता जो इस देश के पिता है ना, उन सभी को बोला गया कि बताना ही नहीं है किसी को। जो जनरेशन दर जनरेशन मर्द को यही बताया जाता है कि जो भी हो रहा है, जितना भी है, अंदर रखो, उसको ना ज़्यादा बाहर मत आने दो, क्योंकि तुम वीक हो जाओगे ना तो सब वीक हो जाएंगे। माँ को रोना अलाउड है घर के अंदर, बाप को रोना अलाउड नहीं होता, बहुत सालों तक अलाउड नहीं है। बाप को हमेशा टफ बने रहो, क्योंकि आपको यही जनरेशन दर जनरेशन सिखाया गया है। और आप अगर देखेंगे ना, अब जो हमारी सोसाइटी में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, जहाँ मर्द एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने आप को। आजकल का पेरेंटिंग थोड़ा अच्छा है, मतलब पेरेंट्स कैन नाउ, आई मीन फादर्स कैन नाउ एक्सप्रेस देमसेल्व्स, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग Even the current situation that is happening. आप लोग सब फादर्स हैं? अमित भाई का तो मैं जानता हूँ। जी, हम तीनों ही, हमारे तीनों के बच्चे उसी 2 साल 5 साल। And he has a 7-year-old son. Yes. बहुत खूब। So yeah. चलिए तिकड़म, उम्मीद ये रहेगी कि ये बम्पर हिट हो, इफ नॉट ऑलरेडी, और लोग इसको देखें, इसको अप्रिशिएट करें, और पिताओं की और बापों के ऊपर जो ये बनी हुई कहानी है उसको ज़रा दिल से महसूस करिए, क्योंकि ये फिल्म अगर आप नहीं भी कर रहे होंगे तो आपको करवा देगी, इस चीज़ की तो गारंटी है ये फिल्म देखने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू।